So, good morning everyone. Today we will discuss about India and RCEP. First of all, what is RCEP? सबसे पहले हमें ये समझने की है क्या। तो अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, तो अब हम अगर बात करें तो जो 15 कंट्रीज हैं एक ही रीजन की अगर हम बोले तो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे इंडिया हो गया, उसके आसपास पाकिस्तान हो गया, उसके आसपास चाइना हो गया, नेपाल हो गया, ये एक रीजन मतलब जो एक ज्योग्राफिकल कंडीशन के बेसिस पे बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले जो 15 कंट्रीज है वो एक साथ आई हैं और उन लोगों ने अब एक साइन की है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसके बेसिस पे मतलब ये क्या था, एक एशियान कंट्री थी और उसके अलावा भी कुछ और कंट्रीज थी। एशियान ग्रुप आपको पता होगा, इसके अलावा अगर नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो एक मैंने बनाई हुई है, वहां जाके आप चेकआउट कर लेना। इसके अलावा उनके प्लस में कुछ और कंट्रीज थी। एशियान के भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग कंट्रीज के साथ प्लस पॉइंट करके। तो उनके साथ कुछ कंट्रीज थी, उन लोगों ने आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो ऑर्गेनाइज करा, जिसके अंदर क्या हुआ, जो कि वियतनाम ने होस्ट करा था 15 नवंबर को। Even as India opted to stay out after walking the discussion last year। अब 2019 में, मतलब ये साल दर साल चलते रहते हैं, जब 2019 में हुआ था तो इंडिया इस चीज से वॉकआउट कर गई थी, इस डिस्कशन से। इंडिया वॉज नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट इन दीज एग्रीमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी एक था, उसमें से भी इंडिया वॉकआउट कर गई थी। उस टाइम इंडिया को बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म मिला था कि इंडिया खुद को आइसोलेट कर रहा है, बट बाद में सभी ने उस चीज का एक बहुत अच्छा वो किया था कि नहीं, इंडिया ने जो किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बेसिस पे चाइना का ही एक इनिशिएटिव था, और ये जो है आरसीईपी ये भी एक चाइना का ही इनिशिएटिव है, तो इसलिए इंडिया उस चीज से बाहर हो गई है इस बार भी। बट इंडिया के लिए अभी भी डिस्कशन ओपन है। इंडिया चाहे तो नेक्स्ट ईयर कभी भी अपने नेगोशिएशंस कर सकती है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टाइम पीरियड खत्म हो गया। इंडिया अभी एक ऑब्जर्वर के रूप में वहां पर है, अगर वो चाहे तो कर सकती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज आरसीईपी। मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है। इट इज बेसिकली नेगोशिएशन बिटवीन 16 कंट्रीज। बट क्या हुआ कि इंडिया बाहर हो गई तो कितनी हो गई, 15। अब वो 16 कंट्रीज थी क्या, वैसे एशियन मेंबर्स थे। इसके अलावा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जिन्होंने कर रखा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आपको अगर देखना है आप वो देख लो बैकअप के लिए। तो एशियन प्लस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की जो कंपनीज थी, कंट्रीज थी, वो कौन थी, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड इंडिया। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड इंडिया। ठीक है, इन सब का एक नेगोशिएशन था, किस चीज के ऊपर, ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम एक इंटीग्रेटेड मार्केट बनाए, ठीक है, जिसमें जो 16 के 16 कंट्रीज हैं उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पहुंच पाए। फॉर एग्जांपल चाइना में सबसे ज्यादा क्या है, चाइना में सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, चाइना की एक जो बहुत सिग्निफिकेंट वो है डंपिंग, कि वो सस्ता कुछ भी बनाती है और उसको डंप कर देती है। इंडिया का क्या है, एग्रीकल्चर, कि इंडिया एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामान को बहुत जल्दी एक्सपोर्ट करती है। तो वही बात है यहाँ पर कि इंटीग्रेटेड मार्केट्स है जहाँ पे 16 की 16 कंट्रीज, मतलब हर एक कंट्री तक एक दूसरे का सामान, गुड्स एंड सर्विसेज पास ऑन हो। ठीक है, मेगा ट्रेड डील, इसके अलावा इट वाज डिस्क्राइब्ड एज द लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट as the countries involved accounts for almost half of the world population, contribute over a quarter of export and। अब इसमें क्या था, ये एक मेगा डील, इसको क्या, जैसे एक जो रीजन है उसमें सारे के सारे लोग आपस में मिल गए, तो ये फैसला लिया गया, मतलब ये एक मेगा डील के रूप में देखा गया कि इसमें सारी की सारी कंट्रीज एक साथ पार्टिसिपेट कर रही है, और इन सारी कंट्रीज को अगर हम प्लस करें तो वर्ल्ड की टोटल 30% पॉपुलेशन है, यानी वर्ल्ड की 30% पॉपुलेशन इस एक डील में रिप्रेजेंट हो रही है। तो वही इस डील की वो थी, नेगोशिएशन टू चार्ट out this deal has been since 2013 India with the expect। अब इसमें क्या हो गया कि जो नेगोशिएशन चार्ट था इस पे 2000 मतलब ये जो चार्ट था इस पे 2013 से ही था, बट हमेशा इस पे डिस्कशंस होती रहती थी, बट इंडिया हमेशा आउट ही रहता था। इंडिया इस चीज को, जो चाइना के साइड से जो इनिशिएटिव्स आते थे, इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी नहीं समझता था। नेक्स्ट, व्हाई डिड इंडिया वॉकआउट, रीजंस क्या है। सबसे पहले अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या मतलब है, जो 15 कंट्रीज हैं, इंडिया के अलावा जो और 15 कंट्रीज है उसमें से 11 के साथ ऑलरेडी
इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है इंडिया पहले ही उन सबसे इम्पोर्ट ज्यादा कर रही है और एक्सपोर्ट कम कर रही है, तो इसलिए इंडिया नहीं चाहती थी। फियर ऑफ डंपिंग मैंने अभी आपको बताया। सेकेंड रीजन क्या था कि चाइनीज प्रोडक्ट इतने ज्यादा डंप होते हैं इंडियन मार्केट में कि इंडियन मार्केट में इंडियन ही प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन बिल्कुल लीस्ट हो गई है। उसी के बेसिस पे नए नए इनिशिएटिव आए थे ना, जैसे कि सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत। तो वही है ये नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म। अब इसमें क्या है, इसमें है इन ऑर्डर टू डील विद द इमिनेंट रिसोर्स इंडिया हैज बीन सीकिंग एन ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म अलाउड इंडिया टू रेज टैरिफ। अब इंडिया क्या करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया एक ऐसा मैकेनिज्म सेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे टैरिफ यानी जब इंपोर्ट होंगे तो उस पर जो टैक्स लगे वो अपने आप ज्यादा हो जाए, जिससे मार्केट में उस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हो जाए। तो ऑब्वियसली जो इंडियन वो होंगी वो इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पे ही शिफ्ट करेंगी। तो इंडिया एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बेसिकली इंडिया नहीं चाहता कि वो ऐसी नौबत लाए कि उसको ये टैरिफ वगैरह इंपोर्ट करना पड़े। बट जो टैरिफ्स होते हैं उनका यही मोटिव होता है कि वो ऐसी जगहों पे लगाए जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो उसकी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाए, जिससे कि उसका जो मार्केट प्राइस होगा वो भी बढ़ जाएगा। बट इंडिया ऐसा नहीं चाहता है ऐसी चीजों को प्रमोट करना, ठीक है। लैक ऑफ कंसेंसस ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन। अब रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है, एक क्राइटेरिया होता है जिसमें एक प्रोडक्ट जो होता है उस वो किस नेशन में जाके प्रोड्यूस हुआ उसके बारे में लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, ठीक है, ये बुक हो सकता है ये बुक कहीं और की भी हो, ठीक है, अभी के लिए ये इंडियन ओरिजिन है, हो सकता है ये बुक ओरिजिनेट चाइना में हुई हो। अब चाइना ने क्या है, पहले वो लिखता था मेड इन चाइना, अब जब से इंडियन मार्केट्स में इस चीज का बहिष्कार हुआ है वो लिखते हैं रिपब्लिक यूनियन ऑफ चाइना, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स बिल्कुल बदल के। तो वो भी कोई एथिकल नहीं है कि हम मतलब ओरिजिन का नाम ही बदल दे सो दैट हमारा प्रोडक्ट दूसरी मार्केट में निकले, तो ये भी एक एथिक्स को फॉलो नहीं करता। देन है MFN स्टेटस। अब क्या है, इंडिया वांटेड RCEP टू एक्सक्लूड मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशंस का क्या मतलब है, मोस्ट फेवर्ड नेशंस का ये मतलब है कुछ हमारे यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे नेशंस हैं जो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। मैं सीधा बोल देती हूँ चाइना, जस्ट बिकॉज वो यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर ऑलरेडी है, उसकी इकोनॉमी ऑलरेडी बिल्डअप है, उसके पास हर चीज है, रॉ मटेरियल से लेके मैन पावर से लेके हर चीज है, उसकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो HR डेवलपमेंट वाला जोन है वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो जो इंडिया वांटेड RCEP टू एक्सक्लूड, अब इंडिया क्या चाहती है कि जो लोग ऑलरेडी इतने ज्यादा डेवलप्ड हैं तो उनको आप एक्सक्लूड ही कर दो ना, उनके पास अपना इन्वेस्टमेंट है, अपनी मैन पावर है, हर चीज है, उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है। तो उसी के बेसिस पे क्या है, ओब्लिगेशन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट चैप्टर एज इट डज नॉट वांट टू हैंड आउट द स्पेशल कंट्रीज। तो मतलब अब पहले ही उसके साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत ज्यादा चल रहा है और ऑलरेडी उसके पास इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं, तो एक और बेनिफिट उसको क्यों देना। इशू ऑफ एक्सेस, मार्केट एक्सेस। अब क्या होगा अगर इंडिया अलाउ कर देगा तो इंडिया को फिर से डर है कि अब चाइना और दूसरे तरीके ढूंढ लेगा इंडियन मार्केट में आने के, तो वो इंडिया नहीं चाहता कि वो अपने मार्केट का एक्सेस किसी और को दे। लैक ऑफ कमिटमेंट टू रिजॉल्व अबव, इंडिया has been consistently raising fundamental issue and concern through the negotiation and was prompted to take its stand as had been resolved by the deadline to commit। अब यहाँ पे भी वही बात आ गई, इंडिया ने बोला कि पहले तो हमारे इश्यूज रिजॉल्व करो। कौन से इश्यूज, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 6 महीने 8 महीने 9 महीने बस चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा। मतलब अभी तो 7 महीने ही हुए हैं, मतलब वो इश्यूज बोलते थे अभी खत्म होंगे अभी खत्म होंगे और फिर वो नहीं होते, तो उन्होंने वही बोला पहले हमारे इश्यूज रिजॉल्व करो। नो डील बेटर देन बैड एग्रीमेंट। अरे भाई एक बैड एग्रीमेंट, एक नेगेटिव चीज तुम्हारे पास होने से अच्छा है कि वो चीज ही ना हो, तो वही सही है ना। तो यही यहाँ पे बात है कि अगर ये बैड एग्रीमेंट हो तो इससे अच्छा कि डील ही ना हो। प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ऑब्वियसली अगर बाहर की इंडस्ट्रीज यहाँ पे आएंगी तो जो बची कुची है वो भी चली जाएगी, तो इट्स बेटर कि हम दूर ही रहें। हाउ फार इज चाइना प्रेजेंस फैक्टर फॉर द इंडिया डिसीजन। अब चाइना की जो प्रेजेंस है उसके बेसिस पे क्या ये इंडिया ने डिसीजन बनाया, ऑब्वियसली यस। तो यस फ्रॉम इकोनॉमिक रीजंस, जैसे फियर ऑफ डंपिंग, एक्सलरेटिंग टेंशंस विद चाइना एज अ मेजर रीजन फॉर इंडिया। अब इंडिया के पास दो रीजन थे कि पहले दोबारा और ज्यादा डंपिंग और ज्यादा चीजें यूज करने लग जाएगा, दूसरा रीजन ये था कि और ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट करेगा, ठीक है। इसके अलावा चाइना पार्टिसिपेशन इन द डील had already been providing difficult for India due to various economic threat। अब अगर क्या है कि अगर चाइना का पार्टिसिपेट इतना ज्यादा होगा तो इकोनॉमिक थ्रेट्स रहने का डर होगा, कभी ना कभी इंडिया को अपने भी इकोनॉमी का डर होगा। और पहले ही गोलन वैली पे इतने ज्यादा क्लैशेस हो चुके, कल को अगर वॉर छिड़ गया और हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहे तो क्या होगा। तो ये भी कुछ रीजंस है।
The various measures India has taken to reduce to exposure to China would have sat comfortably and commitments. अब क्या है, बहुत सारे वेरियस मेजर्स हैं इंडिया हैज टेकन टू रिड्यूस इट्स एक्सपोजर टू चाइना। अब क्या है, अब क्या है कि इंडिया खुद भी चाहता है कि अब हम चाइना को कोई ऐसा मौका ना दे, कोई उनको ऐसा एक्सपोजर, कोई ऐसा मौका ना दे कि जहाँ पे वो हमारा और ज्यादा फायदा उठाए। नेक्स्ट, वाई आरसीईपी इम्पोर्टेंट फॉर चाइना। अब है कि आरसीईपी चाइना के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले, चाइना इज ट्राइंग टू ओवरकम कोविड-19 डिस्ट्रप्शंस एंड रिस्ट्रक्ट द सप्लाई चेन मैकेनिज्म। अब क्या है, जब से चाइना का ये चीजें हुई थी तो काफी ज्यादा नेशन, एक इंडिया नहीं था, इसके अलावा यूएस के जो डोनाल्ड ट्रम्प जी थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर फिंगर रेज की थी यूनाइटेड नेशंस के अंडर भी कि भाई नहीं, ये सही नहीं है। तो चाइना की जो सप्लाई चेन थी वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गई थी। अब चाइना उस चीज को वापस रिकवर करना चाहता है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक में भी उसका, अगर उसकी इन कंट्रीज से बनी रहेगी तो कहीं ना कहीं वो इंडो पैसिफिक में भी एक बड़ी गेम खेल सकता है। और चाइना क्या है, अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है, बट जो यूएस है वो सिक्योरिटी पर्पज पे ज्यादा वो कर रहा है। तो यहाँ पे चाइना क्या है कि वो अपना सप्लाई चेन मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, वो इंडो पैसिफिक की तरफ भी नजर है, और इसके अलावा वो अपना इकोनॉमिक बेस भी क्लियर करना चाहता है। और नेक्स्ट, व्हाट कैन द डिसीजन कॉस्ट इंडिया। अब क्या है कि कौन से डिसीजन है जो इंडिया को सबसे ज्यादा कॉस्ट कर सकते हैं। अब वो डिसीजन क्या है, इनडायरेक्टली बेनिफिट चाइना। आरसीपी इज अ चाइना बैक डील। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि चाइना का ही एक डील है। साइनिंग इट विदाउट इंडिया विल फर्दर स्ट्रेंथन चाइनाज इकोनॉमिक पावर। अब बिना इंडिया के साइन कर रहे तो ऑब्वियसली चाइना कहीं ना कहीं से अपना मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा। वो इंडिया के नेबर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, वो उनको पैसे देगा, उधार देगा, फिर उनको हड़प लेगा, जैसे कि श्रीलंका का एक पोर्ट उसने हड़पा था। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑन एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, इंडिया की एक पॉलिसी है कि जो हमारा ईस्ट जो है, ईस्ट का मतलब क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पे आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मेरा रिफ्लेक्शन टाइप है। अब अगर ईस्ट की पॉलिसी की अगर हम बात करें, एक्ट ईस्ट का मतलब है कि जो हमारे जो 7 सिस्टर्स है, फॉर एग्जांपल आसाम, सिक्किम, इनकी तरफ भी ध्यान दो, वो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर आता है। इसके अलावा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर उनके जो आसपास के नेशंस है जिनसे बॉर्डर लग रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, उनसे बना के रखो। तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा कि अगर आरसीपी डील विदाउट इंडिया के वो होगी तो कहीं ना कहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे भी इम्पैक्ट जाएगा। लूजिंग आउट लार्ज मार्केट, जो अपॉर्चुनिटीज इंडिया क्रिएट कर सकता था दूसरी कंट्रीज में, वो कहीं ना कहीं तो हम लूज कर ही रहे हैं पार्टिसिपेट नहीं करके। इम्पैक्ट ऑन अदर इनिशिएटिव। इसके अलावा इंडिया के जो कुछ डिसीजन है, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान या इंडो स्पेसिफिक, अब कहीं ना कहीं वो चीजें इम्पैक्ट होंगी क्योंकि आरसीपी क्या है, एक कम्युनिटी है जहाँ पे 15 देश है, तो ऑब्वियसली हर कंट्री उसको प्रेफरेंस देगी, ना कि कोई बायलेटरल एग्रीमेंट्स को। व्हाट आर इंडियाज ऑप्शंस नाउ। अब इंडिया के पास क्या ऑप्शन है, या तो वो आगे ज्वाइन कर ले, या तो अभी के लिए ऑब्जर्व करे मीटिंग्स को कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बाद वो अपना माइंड वो बनाए ज्वाइन करने के लिए। आरसीपी नॉट कनेक्टेड टू इट्स विजन ऑन इंडो पैसिफिक। इसके अलावा क्या है, इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड इट क्लियर दैट इंडिया वाज नॉट about to step back from Act East policy, nor was the decision on RCP connected to its approach to the। अब यहाँ पे क्या है, उसने सीधा बोल दिया है इंडिया ने कि अगर हम इस चीज को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो उसका ये रीजन नहीं है कि हम अपनी जो पॉलिसीज है उनसे स्टेप बैक कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्ट ईस्ट पॉलिसी या इंडो पैसिफिक की जो सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो ये चीज इंडिया ने पहले क्लियर कर दी है। इसके अलावा एक्सप्लोरिंग अदर अल्टरनेटिव्स, इंडिया इस टाइम इन जगह पे टाइम वेस्ट करने की जगह वो अपना और कहीं भी एक्सप्लोर कर सकता है। कंक्लूजन की बात करें तो व्हेन इंडिया चूज टू स्टे आउट ऑफ द बेल्ट रोड इनिशिएटिव, तब भी इंडिया को बहुत ज्यादा बाद में, पहले तो उसको बहुत क्रिटिसिज्म दिया गया था कि आप लोग खुद को आइसोलेट कर रहे हो, आप खुद की मार्केट को एक्सप्लोर नहीं होने देना चाहते ये वो, बट बाद में उस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट ना करके इंडिया बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था। तो ये चीज भी हो सकती है। इसके अलावा और एक चीज क्या होती है कि इंस्टेड ऑफ सिटिंग आउट एंड बिल्डिंग टैरिफ वॉज अक्रॉस, इट मस्ट बी प्रॉड एंड इनिशिएटिव द इंडस्ट्री टू बी कॉम्पिटेटिव। इसके अलावा एक चीज और से हो सकती है कि अगर हम उस इनिशिएटिव में बैठे और उसमें बैठ के हमारे पास अपने इम्पोर्टेड गुड्स पे जो इम्पोर्ट हो रहा है उन पे ट्रेड और टैरिफ थोपते रहे, तो इट्स बेटर ना कि आरसीपी से थोड़ा दूर ही रहे। तो मतलब एक सेफ साइड लेके खेले, अगर ज्वाइन करना होगा तो बाद में कर लेंगे, अभी एज ऑब्जर्वर बैठे रहे। तो यही था आज का सेशन, होप आपको पसंद आया होगा और मैंने थोड़ा तरीका बदल दिया पढ़ाने का। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको ये सब अच्छा लगा।
और अगर आपको पुराना वाला मेथड अच्छा लगा, फॉर एग्जांपल व्हाइट बोर्ड वाला, तो मैं उस पर दोबारा स्टार्ट कर दूंगी। इसके अलावा इसके जो पूरा ये जो कंटेंट था, इसकी जो क्रेडिट है मैं IS बाबा को देना चाहूंगी, उनकी तरफ से था। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।